ओम श्री सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलि पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि नित्यम् नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्या बुद्धिश्च देहि मे नमो नमः मित्राणि भवतां समेषाम् अद्यतनीय संस्कृत कक्षायां हार्दिकं स्वागतम्। जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं संस्कृत विषय को पढ़ने के लिए और संस्कृत में हम जो है संधि को पढ़ रहे हैं। संधि में भी हम संधि के जो मुख्य तीन भाग होते हैं, तीन भेद होते हैं, उसमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसमें हम स्वर संधि को लगभग पढ़ चुके हैं और अब हम जो है व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि में भी हमने प्रथम तीन संधियां यानी ष्टुत्व, ष्टुत्व और जस्त्व, ये तीन संधियां पढ़ ली और मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि आप लोगों को कम से कम प्रत्येक संधि के 5 उदाहरण करके लाना है। आप लोग नहीं करके लाए, खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप लोग उसको सीख गए होंगे, यही मेरे लिए है। अभ्यास जरूर करें क्योंकि श्लोक है कि अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। अगर आप विद्या का अभ्यास नहीं करते हैं तो वो विद्या जो है कैसी हो जाती है, विष के समान हो जाती है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि अभ्यास जरूर करते हैं। चलिए तो हम आज कक्षा प्रारंभ करते हैं। अब हम जो है जस्त संधि ही पढ़ेंगे। ये पुराने दिन का हमारा पाठ है। अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो देखिए, ये मैं आपको रिवीजन कराने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ हो क्या रहा है, इसकी सेटिंग। तो यहाँ पर क्या है, जो जैसा आप देख रहे हैं दिक प्लस अंबर, तो यहाँ पर जो कवर्ण है यानी व्यंजन है और दूसरा पद का पहला वर्ण स्वर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर जो पहला पद है उसका जो अंतिम वर्ण है वो जिस भी वर्ग का होगा, वो जिस भी वर्ग का होगा उसी वर्ग का तीसरा लेटर हो जाता है। तो दिक प्लस अंबर हो गया हमारा दिक। ये था किसका उदाहरण, आपका स्वर का। हम चलते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन का उदाहरण हम देख लेते हैं। मैंने आपको कल बहुत सारे उदाहरण बताए थे कि अगर आपने उसका अच्छे से रिविजन किया होता तो आपको अच्छे से मैं याद है। चलिए जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता है दिक प्लस गजहा। यहाँ पर देखें कवर्ण है, ठीक है, और ये कवर्ण जो है कहाँ का है, कवर्ग का पहला लेटर है और बाद में यहाँ पर गा है, तो ये भी कवर्ग का ही है परंतु मात्र व्यंजन है। तो चाहे पहले व्यंजन हो या बाद में, सॉरी माफ कीजिए, बाद में चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, अगर कोई किसी वर्ग का लेटर है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा लेटर हो जाता है। तो हमारा जो शब्द है वो बन जाता है दिग्गज। तो ये हमारा पूर्व दिन का पाठ था। जिन्होंने नहीं देखा है या जिन्होंने नहीं पढ़ा है, यूट्यूब चैनल की लिंक तो हमने डाल दी है, तो एक बार आप जाके देख लीजिए, आप ज्यादा अच्छे से इसको सीख पाएंगे। चलिए, ये था पार्ट ए किसका, जस्त संधि का। अब हम जो है पार्ट बी को पढ़ने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए अभी तक क्या था, मैं उदाहरण से शुरू करूंगा, क्षमा करें, उदाहरण से ही शुरू करते हैं। हमारे पास उदाहरण है, एक सेकंड, हमारे पास उदाहरण था अच प्लस अंतः, अच प्लस अंतः, ठीक है। ये हम पार्ट ए को ही पढ़ रहे हैं, मतलब जस्ट संधि का पहला भाग। तो इसमें क्या है, चकार है, व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो चवर, जो चा है, जिस वर्ग का लेटर है, तो ये चवर्ग का ही लेटर है, तो उसी वर्ग का थर्ड लेटर, तो चा छा जा, इसके स्थान पे हम जा करके क्या शब्द बना लेते हैं, अजंता। इस प्रकार से हमारा शब्द बन जाता है अजंता। अब यहाँ क्या है, देखिए समझिएगा ध्यान से, ये जो अच है ये पद है। पद का मतलब होता है ऐसे वाक्य, ऐसे वर्णों का समूह जिसका कुछ अर्थ। मैंने आपको बताया था जो अच है इसको हम स्वर भी कहते हैं। जो अच है वो स्वर है, क्योंकि स्वर संधि का एक नाम है अच संधि, है ना। और मैंने आपको बताया भी था ये प्रत्याहार है, इसका मतलब है इसके अंदर जितने भी स्वर हैं आ से लेके औ तक सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए इसको हम अच कहते हैं।
एक दिन मैं अलग से आपको प्रत्याहार के विषय में बता दूंगा, तब परिचयात्मक ज्ञान आपको जरूर दे दूंगा। और अंतः, अंतः का मतलब भी होता है, अंत भी एक जो है सार्थक शब्द है अथवा पद है। तो ये यहाँ पर तो संधि हो जाएगी। अब हम चलते हैं आगे, जहां पर जिसका पार्ट भी है, जहां पर हमारे पास पद नहीं है, वो अपद है, या यूं कहें कि वो उसका कुछ अर्थ नहीं है, तो क्या वहां भी संधि होगी? तो चलिए हम देख लेते हैं। हमारे पास एक शब्द है वृद्ध, है ना? वृद्ध, और ऑप्शन में हमारे पास था। तो यहाँ हमारे पास है वृद्ध, यहाँ पर हमारे पास है वृद्ध, और यहाँ पर है था। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वृद्ध है ये अपदांत है या अपद है। सॉरी, अपद क्यों है? क्योंकि इसका कुछ अर्थ नहीं है। उसी तरह धा का भी कोई अर्थ नहीं। तो ऐसी स्थिति में संधि जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या होगा? तो सेम सिस्टम है। देखिए, व्यंजन है, व्यंजन के बाद वापस से व्यंजन है। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ बाद में क्या क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी वर्ग का पांचवा लेटर, जैसे कि पहले क वर्ग का पांचवा लेटर है ज्ञा, है ना? च वर्ग का है या, ट वर्ग का है णा, त वर्ग का है ना, प वर्ग का है मा। ये पीछे नहीं देखो, देखा जाए तो ये भी सारे व्यंजन हैं, लेकिन ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहली शर्त है। या तो यहाँ पर कोई स्वर होगा, या तो कोई वर्गीय व्यंजन। अच्छा, इसके अतिरिक्त या, रा, ला, वा ये सब भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, शा, 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 हा ये भी नहीं होने चाहिए ना। मतलब सा, शा, शा, हा इनको हटा दिया हमने, यार अलावा इनको हटा दिया, और साथ में हमने किसी भी वर्ग के पांचवें लेटर को हटा दिया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये होंगे तब तो वहां पे दूसरी संधि हो जाएगी। इसके पहले आप इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सा सा आने पर वहां पर वो काम हो जाता है। और आगे जो हमने वर्ण छोड़े हैं व्यंजन, क्योंकि व्यंजन बहुत सारे हैं इसलिए कंफ्यूजन बहुत होता है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर धा देखें तो वो वर्गीय व्यंजन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये जो है संधि हो जाएगी। तो क्या होगा? अब ये देखो, जो धा है वो किस वर्ग का लेटर। सही, एक और चीज जो मैंने अभी तक बोलते आ रहा हूँ, क्या होता है, ध्यान ये रखना है कि जो बाद वाला लेटर है यानी दूसरे पद का लेटर है, वो किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा ये लेटर नहीं होना चाहिए, है ना? यही समझाया था मैंने आपको कि पहला और दूसरा लेटर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा चाहे तो वो तीसरा हो, चाहे तो, सॉरी, तीसरे के ऊपर मैंने डंडी लगा दी, तीसरा हो, चौथा हो, अथवा पांचवा, ये लेटर होगा तब ये काम होगा। अगर पहला और दूसरा लेटर आ जाएगा तब वहां पर क्या होगा, हम इसके नेक्स्ट वाली संधि। तो आपको ये चीज ध्यान रखिए, संधि कब होगी? जब बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा लेटर होगा। और पांचवे को भी हमने फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि तीसरा या चौथा ही होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। खैर चल, तो ये हमारा जो शब्द है वृद्ध प्लस धा, उसको हम मिला दे रहे हैं। करना वही है, सेम टू सेम। हमारी सारी कंडीशन इस पे अप्लाई होती हैं कि भैया यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, बाद में व्यंजन है, और व्यंजन क्या है, वर्ग का कौन सा है, तीसरा चौथा लेटर। तो ऐसी स्थिति में ये जो लेटर है, जो पहला व्यंजन है यानी पहले पद का जो अंतिम वर्ण है, इसके स्थान पर उसी वर्ग का, जिस वर्ग का ये लेटर है, तो जो धा है वो कौन से वर्ग का लेटर है? तो ता, थ, धा, यानी कि ये त वर्ग का लेटर है। ठीक है, ता, था, दा, धा, चौथे त वर्ग का कौन सा लेटर है? ये चौथा लेटर। अब इसके स्थान पर क्या करेंगे? उसी वर्ग का, जिस वर्ग का ये धा है, उसी वर्ग का तीसरा लेटर कर देंगे। तो उस वर्ग का तीसरा लेटर क्या होता है? धा होता है, सॉरी, दा होता है। तो हम इसके स्थान पर अब क्या कर दे रहे हैं? धा के स्थान पर यहाँ पर दा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दा कर दिया, और इन सबको मैं मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा? व्री का व्री, दा और धा मिलाया तो क्या हो जाएगा? वृद्धा। तो एक तरीका ये है लिखने का, नहीं तो जो शुद्ध विशुद्ध तरीका वो ये है कि अब दा को बड़ा बनाए, धा को इसके साथ रख दें, हो जाएगा आपका वृद्धा। ये वृद्धा शब्द हमारा बन गया। ये एक तरीका है, ठीक है, इसको बनाने। चलिए दूसरा हम एक देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण। ठीक है, तो मेरे पास शब्द है दुग, सॉरी दुग नहीं बोलना चाहिए, दुघ, घा, है ना? दुघ प्लस धम, ये एक हमारे पास शब्द आया। ठीक है, या हमारे पास ये शब्द नहीं कहना चाहिए, इनको कहना चाहिए अपद है। ये दोनों क्या है? अपद है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता, ना दुख का कोई अर्थ है ना धम का कोई अर्थ है। तो अब ऐसी स्थिति में संधि होगी तो क्या करेंगे? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो पहला पद है दुख, उसका अंतिम वर्ण है घ,
और बाद में क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन तो है लेकिन कौन सा लेटर है, तीसरा या चौथा लेटर है। दिख रहा है आपको, धा जो है वह चौथा लेटर है, ता था दा धा, है ना, इस प्रकार से। तो ये तो हमारी सारी कंडीशन अप्लाई हो गई। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब हम संधि करेंगे तो जो हमारा पहला पद है यानी दुग है, इसका जो अंतिम लेटर है, क्योंकि संधि हमेशा कहाँ होती है, पहले पद के अंत में और दूसरे पद के प्रथम वर्ण। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें, जो पहला पद है ये दुग है, उसके स्थान पर हम कर देंगे उसी वर्ग का, जिस वर्ग का वो लेटर है। तो आप देखें ये जो घ है यानी घकार है, ये कौन से वर्ग में आता है, तो याद करें तो क ख ग घ, ये कवर्ग में आता है। कवर्ग का कौन सा लेटर है, ये चौथा। तो चूंकि घा जो है वो कवर्ग का लेटर है, इसलिए अब इसके स्थान पर कवर्ग का ही हम तीसरा लेटर करेंगे, तीसरा वर्ड इसके स्थान पे, तीसरा अक्षर इसके स्थान पर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, का खा गा, इस घा के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ग हो जाएगा। तो बस इन सबको मिला दीजिएगा, आपकी संधि हो गई। तो दू का रहेगा दू, घा के स्थान पर ले आए हैं गा। गा को आधा इसलिए क्योंकि गा के अब तुरंत बाद व्यंजन है, अगर कोई स्वर होता तो वो तो उसमें जाके मिल जाता, लेकिन चूंकि व्यंजन है तो आधा रहेगा। और लेंगे धा का धा और माँ का माँ, हमारा शब्द बन गया दुग्धम, दुग्ध है जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपकी संधि होती है। चलिए एक और, ये किसके लिए है, अपदांत के लिए, है ना, जब जब शब्दों का कुछ अर्थ नहीं हो तो तब भी तीसरा लेटर। देखो सिस्टम सारा वही है, सब कुछ वही है जैसे हमने इसके पहले वाली संधि में पढ़ा था, बस यहाँ थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं, बात बात वही है। तो हमारा अगला शब्द है आ र भ, आरभ, और प्लस है धम, आरभ प्लस धम। तो आरभ का भी कोई अर्थ नहीं होता, धम का भी कोई अर्थ नहीं होता। अब इसको पहले आप लोग बनाएं, फिर मैं उत्तर लिखूंगा, फिर मैं समझूंगा। आपको मैं 2 मिनट का, या सॉरी 2 मिनट नहीं, 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको बना ले। चलिए, आशा करता हूँ आपने बना लिया होगा। अब इसका मैं उत्तर यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या, अब बताइएगा आपने सही किया कि नहीं, है ना, तब वो तो पता चल ही जाएगा आपने सही किया। तो यहाँ पर हमारा शब्द बनेगा आरब्धम। आरब्धम यानी प्रारंभ करना, शुरू करना, आरब्ध करना। तो आरब्धम कैसे हुआ, यहाँ पर वाह कैसे हुआ, आप ध्यान से देखें, ये जो भ है ना, भकार है, ये किस में आता है, ये पवर्ग में आता है। प फ ब भ, तो ये पवर्ग का चौथा लेटर है, तो इसके स्थान पर हमने उसी वर्ग का, तो पवर्ग का तीसरा लेटर है प फ बा कर दिया, तो हमारा शब्द बन गया आरब्धम। तो इस प्रकार से ये हमारी कौन सी संधि कंप्लीट हुई है, जस्त संधि। ठीक है, अब आप लोगों से निवेदन है कि इनका अभ्यास करते रहे ना, बार बार। चलिए अब हमारी जो अगली संधि है उसको हम पढ़ते हैं। तो अगली संधि जो है उसका नाम है चरत्व संधि। चरत्व संधि, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं। संधि का नाम है चरत्व संधि। ठीक है, अब इसका क्या एक्चुअल में होता है वो देख लें, पहले उदाहरण से समझाता हूँ, ये भी थोड़ी सी घुमाने वाली। तो है सब कुछ वही, मतलब कान थोड़ा अलग से मतलब जैसे होता है ना, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात वही होती है। तो बस यही है, और ये थोड़ी सी कठिन है, इसके बाद जितनी भी है वो सारी सरल है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे जो जितने भी शास्त्र हैं या हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें ज्यादातर यही इन्हीं संधियों का प्रयोग होता है, एक तो जस्त्व का, एक तो चर्त्व का, ठीक है, और इष्टत्व और इष्टत्व का। तो ये चार प्रमुख हमारे पास उदाहरण है। शद, सद प्लस कारः, शद प्लस कारः। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, है ना। चलो मैं एक और इसके पैरेलल में एक उदाहरण लिखता हूँ, ठीक है, तब आपको ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है, उल्टा काम। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिग प्लस पाला, ठीक है, दिग प्लस पाला। चलिए, तो हमारे पास दो उदाहरण हैं, अब आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। बस बात यह है कि यहाँ पर कान जो है उल्टे तरीके से पकड़ा जा रहा है। हमारे पास एक्चुअल में शब्द है सत, इसका जो मूल शब्द है सद का, वो मूल शब्द क्या है, सत है, सत। ठीक है, इसका मूल शब्द क्या है, सत है। अब इसके पूर्व हमने क्या किया है, जब हमने संधि की, जस्त संधि, तो ये ता को हमने क्या बना दिया है, दा बना दिया है। ठीक है, जैसे कि अगर आप याद करें,
मैं उदाहरण इसके साथ में लिख रहा हूं, सत प्लस धर्म। ध्यान से समझिएगा क्योंकि बड़े समझने वाली चीज, सत प्लस धर्म। ठीक है, ये उदाहरण था, मैंने जस्ट संधि में दिया था। इसका क्या बना था, हमने क्या बनाया था, ये जो, चूंकि देखो ता है, व्यंजन है, व्यंजन के बाद उसी किसी भी वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा लेटर है। ध्यान से समझना। अच्छा देखो एक चीज और, जो धा है वो चौथा लेटर है, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं का रहा, ये फर्स्ट लेटर है। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना पहला। अभी जब मैं पढ़ा रहा था आपको, मैंने बोला था कि कहीं पर बाद में या तो तीसरा लेटर हो या तो चौथा लेटर हो, तब तो वो संधि हो जाती है, लेकिन पहला और दूसरा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो उदाहरण हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ संधि में, वो पहले लेटर के और दूसरे लेटर के होते हैं। ठीक है, कि व्याकरण की व्याख्या में नहीं जा रहा हूं मैं, बिल्कुल जितना सरल हो सके उतना सरल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो इसमें जो है बड़े बड़े दिग्गज फंस जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। तो सत प्लस धर्मा जब हम बना रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे, इसका उल्टा कर रहे थे। जो ये संधि पढ़ रहे हैं इसका जस्ट उल्टा कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, ये जो ता है, ता को हम कर रहे थे दा, तो हमने शब्द बनाया था तद धर्म या सद्धर्म। इस प्रकार से हमने शब्द बनाया। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो ता है वो पहले से ही दा होके आ गया है, यानी सत का पहले ही हमने दा कर दिया है। ओके, ऑलरेडी कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। जो जो एक्चुअल में वो शब्द है वो है ता, लेकिन उसको पहले से ही जस्ट तो कर दिया गया है ना, उसका उसमें पहले से ही तृतीय वर्ण, यानी अगर आप देखें ध्यान से तो जो, या फिर मैं यूं कहूं, या फिर मैं आपको इस प्रकार से बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, है ना। अगर मेरे पास ऐसा उदाहरण आता है सत प्लस कारह, ये इस प्रकार से उदाहरण आता है, और मैं इसको डायरेक्ट नहीं मिला सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे संधि करनी पड़ेगी। पहले ये जो ता है, इसको नियम से मुझे पहले दा बनाना पड़ेगा, और बाद में मुझे फिर इसको ता बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं संधि कर पाऊँ। ठीक है, ये नियम ये है। मतलब वो होता है ना, एक जोक चलता है कि भाई अगर कोई शमशान घाट के पास मर जाए तो क्या उसको वहीं के वहीं जला देंगे, घर लेके नहीं आएंगे क्या। यहाँ पर वही सिस्टम है, यहाँ पर उसको हमें घर लेके आना पड़ता, हम डायरेक्ट उसको, देखो बनाना हमको वही शब्द है, लेकिन उसको पहले हमें जस्त तो करना पड़ता है, तब जाके बोल। तो यहाँ पर वही सिस्टम है। तब आप समझना, आपको ये है कि यहाँ पर जो सद है ना, सॉरी, यहाँ पर जो शद है ये वर्ग का तीसरा लेटर है, और इसके बाद में यहाँ पर कारा जो है ये वर्ग का पहला लेटर है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए किसी शब्द के बाद, मतलब किसी भी शब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी भी वर्गीय व्यंजन, देखो वर्गीय व्यंजन जब मैं बोलता हूं तो वर्गीय व्यंजन से मेरा मतलब है का से लेकर माँ तक, है ना, का खा गा खा ये सब सारे, इसके अलावा जो होंगे वो नहीं होंगे यहाँ पे ना। तो अब क्या होगा कि ये जो ता है, इसके चूंकि इसके बाद वर्ग का पहला लेटर है, तो अब ये जो ता है वो किसमें, सॉरी ता बोल रहा हूँ, ये जो दा है वो किसमें बदल जाएगा, ये वापस से, चूंकि ये देखो अगर आप देखें जो दा है वो किसका, त वर्ग का तीसरा लेटर है, तो अब इसका हम उल्टा कर रहे हैं। देखो जस्तो संधि में हम क्या कर रहे थे, पहले दूसरे या चौथे लेटर को हम उसी वर्ग का तीसरा लेटर बना रहे थे। अब इसका जस्ट हमें उल्टा करना है। अब हमको क्या करना है कि जो तीसरा लेटर है उसको फर्स्ट लेटर बना देना है। कब बना देना है, जब बाद में क्या हो, किसी वर्ग का पहला अथवा दूसरा लेटर हो। तो यहाँ पर हम वही करेंगे कि जो दा है वो त वर्ग का चूंकि तीसरा लेटर है, तो उस तीस त वर्ग का जो पहला लेटर है उसको हम यहाँ पर बना देंगे। तो ता वर्ग का पहला लेटर क्या होता है, ता होता है। तो अब तद दा की जगह पे हम ता लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा सत प्लस कारहा। सत प्लस कारहा, तो हमारा शब्द सही बन जाएगा, क्या हो जाएगा, हम कहते हैं ना सत्कार, प्रकार से ये हमारा हो जाएगा सत्कार। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको मैं दूसरे उदाहरण से और स्पष्ट करता हूँ। ठीक है, वो जो मैंने लिखा था क्या था वो, दिग प्लस पालह, दिग प्लस पालह, यहाँ पर गा है। ठीक है, गा के बाद यहाँ वर्ग का, देखो दूसरे नंबर पे वर्ग का पहला लेटर है, तो प वर्ग का पहला लेटर क्या है, पा है, तो है यहाँ पर। अब चूंकि पहला लेटर है, तो ये जो गा है इसको हम अब गा नहीं रहने देंगे, बल्कि उठा के उसी वर्ग का, जिस वर्ग का गा है उसी वर्ग का पहला लेटर कर देंगे। तो जो गा है वो किस वर्ग का लेटर है, क वर्ग का लेटर है। तो क वर्ग का पहला लेटर क्या होता है, का, तो हम लगा देंगे गा की जगह पे का, और पाल का पाल। इस प्रकार हमारी स्थिति बन जाएगी। इन सबको हम मिला देंगे भैया, क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, दी क पा लह, दिक पालह। ठीक है, समझ में आया। इसके इसके जो सूत्र हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक उदाहरण है जो आपको मैं इससे थोड़ा सा भिन्न दिखाता हूँ, तो क्या हमें मिलता है।
चलिए अब क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक धातु है लब। ठीक है, धातु क्या है हमारे पास? लभ धातु उसका नाम। लभ का मतलब होता है लाभ होना, क्या कहते हैं ना, बेनिफिट। ठीक है, इसी से हम शब्द रूप धातु रूप चलाते हैं। अच्छा, दूसरी बात में है एक अस धातु, जिसका रूप बनता है शते, है ना। ये कहाँ बनता है? भविष्य काल में। अब इनकी संधि हमें करना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखो, ये क्या है? वर्ग का, किसी भी वर्ग का, या प वर्ग का कौन सा लेटर है? ये प फ ब भ, चौथा लेटर है। मतलब ये वर्गीय व्यंजन है, मतलब व्यंजन होना चाहिए, सीधी बात है। कहीं का भी हो, हमें पहले पद में नहीं देखना है। अच्छा, अब यहाँ बाद में देखें, ये दूसरे पद में, दूसरे पद में क्या है? शते है। तो ये वर्ग का कौन सा लेटर है? किसी वर्ग का लेटर है क्या ये? तो ये किसी भी वर्ग में नहीं आता, बल्कि ये किस में आता है? सल में आता है। किसमें आता है? शल में। तो शल मतलब क्या होता है? सल मतलब होता है शा, सा, शा और हा, ये आता है। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यंजन के बाद वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन में भी कौन सा? प्रत्येक वर्ग का एक, दो, तीन, चार। जैसे अगर हम क वर्ग ले रहे हैं, तो क वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर ये आता है, ठीक है। अच्छा, अगर तीसरा चौथा आएगा तो वहां पर क्या होगा? उसी वर्ग का तीसरा लेटर होगा। अगर पहला दूसरा आता है तो क्या होगा? उसी वर्ग का पहला लेटर होगा। लेकिन अगर सा 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 आता है तब क्या होगा? तब भी यही होगा। वो जिस वर्ग का लेटर है, ये भा जिस किसी वर्ग का लेटर है, उसी वर्ग का हम पहला लेटर कर देंगे। अच्छा, सा 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 हा में से हमें इन तीनों को ही लेना है, हा को नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा, हा के साथ कुछ और होगा, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद आगे चल के बताऊं। ठीक है, तो क्या होगा वो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, हा जो है वो थोड़ा विशिष्ट है। ओके, तो अभी समझते हैं पहले हमें ना। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि सा शा यानी तीनों सा को ले लेना है। अगर किसी व्यंजन के बाद ये तीनों सकार यानी श आते हैं, तो भी उस व्यंजन के स्थान पर वो व्यंजन जिस भी वर्ग का है, वो जिस भी वर्ग का है, उसी वर्ग का हम कौन सा लेटर कर देंगे? पहला लेटर। अच्छा, एक चीज और ध्यान से समझिएगा आगे बढ़ने से पहले। अगर मान लीजिए यहाँ पर भा न लिख के मैं यहाँ पर लिख देता, यहाँ पर भा न लिख के मैं यहाँ पर लिख देता, ये लिख देता मैं, वैसे एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पर लिख देता लक्ष। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख देता? लक्ष। और यहाँ पर होता क्षति। ठीक है, यहाँ पर क्या होता? क्षति। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या यहाँ पर भी हम, ये जो छ है, ये जिस किसी वर्ग का है, तो छ किस वर्ग का है? वो च वर्ग का है। तो क्या यहाँ पर भी हम छा की, चूंकि हमें उसी वर्ग का पहला लेटर करना है, तो क्या हम छा की जगह पे भी चा कर देते क्या? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि याद करिए, जो हमने इष्टुत्व संधि पढ़ी है, उसमें क्या पढ़ा है कि अगर तो तवर्ग के बाद में या पहले, अब देखो ये जो सा है वो तवर्ग में भी गिना गिना है हम, ठीक है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान एक जैसा है। और ये जो छा है ये किस में आता है? चवर्ग में आता है। तो जब चवर्ग और तवर्ग मिलेंगे, तब वैसी स्थिति में ये वाली पहले लेटर वाली संधि यानी चत्व संधि नहीं होगी, अपितु इष्टुत्व संधि होगी। इस बात का ध्यान रखें, है ना। ये छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जिनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। खैर चलिए, विषय को लंबा नहीं बढ़ाते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा? ये जो भा है वो पवर्ग में आता है, वो पवर्ग का पहला लेटर होता है पा। तो भा की जगह पे हम कर देंगे पा, और इन सबको हम मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा? ला पा, भा की जगह हो गया पा, और शते का शते, सॉरी थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, शते का शते। तो हमारा शब्द बन गया लप्स्यते, यानी लाभ प्राप्त होगा। ये भविष्य काल है ना, ये आत्मनेपद है, मैं आपको एक दिन बता दूंगा। बिल्कुल उसी के जैसा है, जैसा हमने लट लकार इत्यादि पढ़े हैं परस्मयी पद के, वैसे ही आत्मनेपद। तो ये लप्स्यते इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग करके बताइएगा। ठीक है, मेरे पास उदाहरण है उद प्लस पन्ना। उद प्लस पन्ना। ठीक है, आई थिंक बना लिया होगा आप लोगों ने। तो इसका आंसर है कि दा है, ये तवर्ग में आता है, तो तवर्ग का पहला लेटर होता है ता, तो हम बना देंगे उत्पन्न। ठीक है, इस प्रकार से।
तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। चलिए, अब हमारा एक लेटर बचा है, कौन सा बचा है? हा। अब जब हा होगा तब क्या करना, अब ध्यान से समझिएगा। हाँ चलो, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। तो उदाहरण इसी से लेता हूँ जो हम सीखे हुए हैं, उद प्लस हारहा, उद प्लस हारहा। ये कहीं पर अब हमारे पास आ गई संधि। देखो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, फिर से रिवीजन के तौर पे बता। जस्त संधि में अगर किसी भी वर्गीय व्यंजन, यानी का खा गा घा, है ना, का खा गा गा, यहाँ चला चला, इन सब के बाद में अगर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा लेटर है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा लेटर हो जाएगा। अगर से तो उसी किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा लेटर है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पहला लेटर हो जाएगा। और बाद में अगर सा है या सा श श तीनों सा हैं तब भी उसी वर्ग का पहला लेटर हो जाएगा। अगर से तो मतलब जो सा है अगर हम उसको तवर्ग में ले रहे हैं, है ना, और बाद में चवर्ग है तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है, या टवर्ग है बाद में तो तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। अब एक बच गया था हमारा हा। ठीक है, अगर क्या हो जाए, हा हो जाए, तब हा होगा तब क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, हा होगा तो यहाँ पर बड़ा परिवर्तन होता है। अब इसकी जो व्याकरण वाली व्याख्या है वो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसको मैं नहीं समझा रहा हूँ। अब बस आप ध्यान से समझ लें कि ये जो हा है, यहाँ पर हा में कुछ कुछ होता है ना, कि जैसे हम इतने सारे लोग हैं, हमारा एक ग्रुप है, उसमें से एक ना एक ऐसा होता है जो बाकी सबसे भिन्न होता है और बड़ा स्पेशल होता है। तो ये जो हा है ना, ये भी बड़ा स्पेशल है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसके नियम बहुत लंबे चौड़े हैं, उन पे मैं नहीं जाता। ठीक है, तो ये जो हा है, ये अभी तक देखो संधि में क्या होता है, अभी तक संधि में अगर कोई व्यंजन है उसके बाद में कोई व्यंजन अथवा स्वर है तो जो पहले पद का व्यंजन है उसमें हम परिवर्तन करते हैं। या तो हम उसको वर्ग का पहला लेटर बना देते हैं या हम वर्ग का तीसरा लेटर बना देते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। लेकिन हा के मामले में ऐसा नहीं है। हा के मामले में क्या होता है कि ये जो हा है ना, यही बदल जाता है ना। हालांकि ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो हा है वही खुद जो है वो कहता है भैया मैं बदल जाता हूँ, तुम मत बदलो, है ना। तो अब ये बदलता किस में है, ध्यान से समझिएगा। तो ये बदलता है, एक सेकेंड, धा में। ये जो हा है वो किस में बदल जाता है? धा में बदल जाता है। देखो जब भी किसी भी व्यंजन के बाद में अगर हा होगा तो बदलाव उस व्यंजन में नहीं होगा बल्कि किस में होगा? हा में होगा। और वो हा है किस में बदल जाता है? वो धा में बदल जाता है। ये बहुत ही सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंपल करके आपको बता रहा हूँ। नहीं तो व्याकरण में तो ये जो लेटर है इसको द्वित्व करते हैं, यानी दो बनाते हैं, फिर दूसरा एक आगम होता है, फिर हा को फिर हटा के फिर दूसरा शब्द लाते हैं। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा मैं आपको नहीं दूंगा। आपको बस याद रखना है कि अगर बाद में कहीं पर भी हा है तो वो हा किस में बदल जाता है? धा में, समझने के लिए फिलहाल। ठीक है, फिर आपको मैं एक उदाहरण दूंगा अभी। चलिए, तो अब क्या कर रहे हैं, क्या करना है? उद का रहेगा ऊ, दा। देखो दा के बाद धा आएगा तो दा हो जाएगा बड़ा सा, और धा इसके साथ मिल जाएगा। और चूंकि हा में बड़े आ की मात्रा थी इसलिए मैंने इसमें भी बड़े आ की मात्रा लगा दी, और रा का मैंने लगा दिया रा। हमारा शब्द बन गया उद्धारः। क्या बन गया? उद्धारः। ठीक है, अब इसका एक और उदाहरण है, मैं एक सेकंड आपको अब देख लेते हैं हम। तत् प्लस हित। हालांकि देखो ये बनते नहीं है, है ना, इस प्रकार के शब्द बनते नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए सीख रहे हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, वहां पे जो संधि है वो अलग टाइप से दे रखी है। तो अब यहाँ पर देखो सिस्टम वही है कि यहाँ पर है तो व्यंजन, लेकिन बाद में चूंकि हा आ गया तो हा भाई साहब इतने दयालु हैं कि वो कहते हैं कि भाई तुम मत बदलो, मैं ही बदल जाता हूँ। तो ये हा किस में बदल जाता है? धा में। चलिए बदल देते हैं। तो ता का रहेगा ता के साथ धा मिलाया तो किस प्रकार बनेगा? हाँ अब सही है, चलो अब समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पर दा हो जाएगा ना। दा कैसे हो जाएगा? पहले तो ता था, है ना, पहले यहाँ पर क्या था? ता था। क्योंकि ता के बाद ता के अब चूंकि ता के बाद यहाँ पर व्यंजन है, व्यंजन होने से ता को हमने क्या बना लिया? दा बना लिया। क्योंकि हमने सीखा है कि किसी भी व्यंजन के बाद अगर उसी वर्ण का किसी भी व्यंजन के बाद अगर कोई व्यंजन हो तो उसी वर्ग का तीसरा लेटर वहां पर हो जाता है। तो पहले तो हम ता का क्या कर लेंगे? दा कर लेंगे, और दा से हम मिलाएंगे अब हित। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिला देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? ता का ता, दा के और हा के स्थान पर हो गया है धा।
तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा दा में हमने अरे भाई लिख, हाँ दा में हमने मिला दिया धा, तो इस प्रकार हो गया हमारा तद्धित। इस प्रकार क्या हो गया हमारा तद्धित। उसी प्रकार से और भी एक उदाहरण है वो और देख लेते हैं। ठीक है चलिए मैं आपको सीधा सीधा लिख देता हूँ। पद प्लस हति, पद प्लस हति। देखो हमेशा नियम तो वही है, पहले यहाँ पर रहेगा पत, या पहले यहाँ पर क्या रहेगा पत प्लस हति। अब आपको नियम वही सारे लगाने हैं। कौन से वाले? जस्तो वाले। तो पहले तो इसको जस्तो कर लेना है कि व्यंजन है, व्यंजन के बाद एक व्यंजन है हा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखो जब हम जस्त संधि पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल या रा ला वा इनका निषेध है, ता सा सा हा इनका निषेध नहीं है। तो ये जो ता है पहले तो वो किस में परिवर्तित होगा? दा में। और दा को फिर हम बदलेंगे। अब दा को जब बदलेंगे तो क्या होगा? ये दा हा भाई साहब हैं, ये बड़े दयालु टाइप के हैं, तो ये बोलते हैं भैया हम ही बदल जाते हैं। ये बदल गए धाम है, बाकी मिला दीजिए तो पा का रहेगा पा, आधा दा और धा मिलाया तो हो गया इस प्रकार से, और ती का ती, तो हमारा शब्द बन गया पद्धति है, तरीका। तो ये आपकी एक कौन सी संधि हो गई? ये जस्त सॉरी चर्त संधि, या यूं कहें जस्त संधि के अंतर्गत आती हैं। ये दोनों जो हैं एक ही परिवार के सदस्य हैं, जस्त्व चर्त्व। और हमने ये धा जोरी विकल्प से, अच्छा ये काम जो है विकल्प से होता है। विकल्प से का मतलब दो तरह के काम होते हैं इसमें, ठीक है। तो जस्त चर्त्व, और ये जो है हमने हा को किस में बदलना सीखा है? धाम। तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो संधि है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मतलब है बहुत सरल लेकिन बहुत जरूरी है। तो लिखते समय हम क्या करते हैं, बड़ा गड़बड़ लिखते हैं कई। अरे भाई क्या हो रहा है? हाँ, इसको लिखते समय कई सारे लोग गड़बड़ लिखते हैं। चलिए कैसे कहीं कहीं पर लिखा हुआ है हरिम, तो क्या हो रहा है? हाँ, हरिम प्लस बंदे, या कहीं पर बंदे प्लस नहीं लगाता हूँ, रुका। अरे भाई हाँ, यहीं कहीं पर लिखा हुआ है हरिम वंदे। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, क्या ये जो है सही लिखा है? ये जो मैंने लिखा है क्या सही लिखा है? तो इसका जो उत्तर है, अगर आप लोगों ने दिया है हाँ, तो वो गलत है। इसका उत्तर होना चाहिए ना। ये जो है वो सही नहीं लिखा है। इसको लिखने का तरीका मैंने बिल्कुल ही, देखो अर्थ सब वही है लेकिन जो लिखा है वो गलत लिखा है। क्यों लिखा है अब आप ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। ये जो हरिम शब्द है ये पद है, ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पदों को बड़ा महत्व दिया। पद कैसे है? अब मैंने आपको हरि शब्द पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद है शब्द रूप, तो हरि शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बनता है हरिम। ठीक है, अगर आपने शब्द रूप याद किए हैं तो आपको पता होगा रूप कैसे चलते हैं हरि के। हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरीम। जो हरिम शब्द है ये पद है। सही है, जो वंदे है वंदे भी पद है। तो ध्यान रखिएगा ये जो हम काम कर रहे हैं ये कब होगा? जब ये संधि कब होगी? जब वहां पर क्या होगा? पद होगा। अगर पद नहीं है, अगर वो अपद है, अपद से मतलब मान लीजिए उसका कुछ अर्थ नहीं आ रहा है, तब वहां पर दूसरी संधि होगी। कौन सी संधि होगी वो हम आगे सीखें। लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझना है कि ये संधि कहाँ होगी? जब वो क्या होगा? पद होगा। तो अब ये संधि जो है बड़ी सरल है लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण है, और कई सारे लोग इसको लिखते समय बड़ा इसमें गड़बड़ कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता बस ये है कि अगर किसी भी पद के अंत में, सॉरी, अगर किसी भी पद के अंत में क्या हो? माँ हो, हाँ, मकार हो। किसी भी पद के अंत में मकार हो। अब ध्यान से समझिएगा ये जो माँ है ये एक्चुअल में माँ नहीं है ना। या चलो चलो ठीक है, इसको आप माँ ही समझो ना, अगर किसी माँ समझो क्योंकि इसका ज्यादा प्रयोग होता है ना। तो ये जो माँ है अगर किसी भी पद के अंत में हो, मतलब किसी कोई ऐसा शब्द है जिसका कुछ अर्थ निकल रहा है उसके अंत में ये अगर माँ हो, और बाद में क्या हो? ध्यान रखिएगा बाद का बड़ा महत्व है। बाद में अगर कोई व्यंजन हो, अब व्यंजन वो कोई सा भी हो सकता है, का से लेकर माँ तक, या रा ला वा शा 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 हा, ये सारे व्यंजन, कोई सा भी अगर व्यंजन होगा तो ये जो माँ है ये किस में बदल जाएगा? ये अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार यानी बिंदी में। तो अब ध्यान रखेंगे जब हम इसको लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे हरि
और यहाँ पर अब माँ न लिख के क्या लगाएंगे, हम अनुस्वार लगाएंगे, है ना। माँ के स्थान पर क्या हो गया, अनुस्वार। और वंदे का बंदे। देखो बदलाव कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बस बदलाव क्या हुआ कि जो पदांत का माँ था, पदांत का मतलब किसी शब्द का ऐसा ऐसे शब्द का वो था, इसका कुछ अर्थ है, तो वो, और चूंकि बाद में व्यंजन है तो वो जो माँ है वो किस में बदल गया, वो बदल गया अनुस्वार में। ठीक है, जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। अब दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, फिर आपको मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। चलिए, जैसे कि, हाँ ये आपने बहुत बार सुना होगा ये वाला। अरे थोड़ा सा ऊपर जाओ भाई, चलो। ये आपने बहुत बार सुना होगा, सत्यम, सत्यम, या चलो चर नहीं लिखते हैं, वध ही लिख देते हैं, मैं सोच रहा था। हाँ चलो वध लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही स्थिति आ गई, पदांत है, सत्य जो शब्द है वो नपुंसकलिंगवाची है ना, सत्यम बनता है इसमें। अब ये सत्यम का जो माँ है वो पदांत है, पदांत में है, और बाद में क्या है, एक व्यंजन है। तो वैसी स्थिति में क्या हो गया, ये जो माँ था वो क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। जब हम लिखेंगे तो इसको ऐसे अनुस्वार लिखेंगे और वध का लिख देंगे, वध, सत्यम वध, है ना। धर्मम चर, इस प्रकार से आपने सुना होगा। अच्छा, अब मान लीजिए, इसका मैं एक छोटा सा दूसरा उदाहरण आपको दे देता हूँ, ठीक है। यहीं पर अनुस्वार कब नहीं रहेगा, अब मान लीजिए कहीं पर इस प्रकार लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, सत्यम आचरेत, सत्यम यानी सत्य का आचरण करना चाहिए, आचरेत, इस प्रकार से लिखा हुआ है कहीं। अब ध्यान रखें कि ये जो लिखा हुआ है ये भी गलत लिखा हुआ है। कैसे, क्योंकि ये जो बिंदी यहाँ पर आपको दिख रही है अनुस्वार, एक्चुअल में अनुस्वार हम समझते हैं अनुस्वार है, लेकिन एक्चुअल में ये माँ रहता है, ठीक है। माँ ही, अनुस्वार को माँ ही समझे, क्योंकि अनुस्वार का प्रायः उपयोग जो है माँ के अर्थ में होता है, और आगे जब हम अनुस्वार संधि पढ़ेंगे तब आपको इसका स्पष्टीकरण अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप माँ ही समझें। तो अब यहाँ पर चूंकि ये अनुस्वार है, या फिर मैं यूं कहूं कि चलो मैं एक बार, आप इसको इस प्रकार से भी देखें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके, यहाँ पर मैंने ऐसा भी लिखा हुआ है, कई बार ऐसा भी लिखा रहता है, सत्यम। ठीक है, अब सत्यम के बाद क्या आ गया, आचरेत। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा है और ऐसा लिखा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो नीचे वाला है ये सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो माँ है इसके बाद में क्या है, आ यानी कि स्वर है। अगर किसी भी पदांत माँ के बाद स्वर रहेगा, अगर कोई स्वर है तो उसको हम माँ ही लिखेंगे, यानी उसको माँ लिख देंगे। और अगर कोई व्यंजन है, अगर कोई व्यंजन है, तो वहां पर हम उसको माँ न लिख के क्या लिखेंगे, अनुस्वार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे वाला हमारा जो वाक्य है वो सही रहेगा, सत्यम, अरे भाई एक सेकंड, नीचे वाला जो है सत्यम, सत्यम आचरेत, ये वाक्य सही होगा, ना कि अनुस्वार वाला सत्यम। चलिए दूसरा एक और देख लेते हैं फटाफट, समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है, अहम, अहम मैं, और गच्छामि, गम धातु से गच्छामि बनता है ना, ये धातु रूप आपको याद होनी चाहिए। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरा प्रश्न है वही है कि या ये सही लिखा है, तो आप कहेंगे नहीं ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखें माँ, ये पदांत है, अहम का है, ठीक है, और इसके बाद व्यंजन है, गा है। तो ये माँ ना, माँ जो है वो नहीं होना चाहिए था मकार, बल्कि क्या होना चाहिए था इसकी जगह पे, अनुस्वार होना चाहिए, ठीक है। अहम, और यहाँ पर हो जाएगा गच्छामि, ठीक है, इस प्रकार से। अगर मान लीजिए इसी को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, अब मैं लिखता हूँ अहम, अहम नहीं, सॉरी, मैं लिखता हूँ अहम अनुगच्छामि, अनुगच्छामि। यहाँ पर मैंने ये अनु नाम का एक उपसर्ग जोड़ दिया है। आप लोगों को मैंने उपसर्ग भी पढ़ाए हैं, जिनको याद नहीं है तो वो याद कर रहे हैं ना। अनु उपसर्ग, अनु जो है एक उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है पीछे। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है अहम अनुगच्छामि। अब फिर से वही प्रश्न आया कि भाई ये जो अहम का पदांत का जो मकार है, यानी अहम पद का जो अंत में माँ है, तो वो क्या माँ ही लिखा रहेगा। तो हमारा उत्तर रहेगा यस, क्योंकि बाद में क्या है यहाँ पर आ, यानी स्वर है। अगर स्वर है तो माँ ही रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं स्वर की जगह पे कुछ और लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी जगह पे, आ की जगह पे कोई व्यंजन लगा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ पिनू, है ना, कुछ भी लगा दिया मैंने अपने मन से,
अब जैसे यहाँ पर व्यंजन आया तो ये जो माँ है वो माँ नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वो भी व्यंजन अनुस्वार बन जाएगा, तो हो जाएगा अहम किनुगच्छ। इस प्रकार से तो लिखते समय इसका बड़ा ध्यान महत्व रहता है। चलिए अब हमारी अगली संधि है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे। चलिए, तो हमारा अगला संधि है वो है लत्व संधि, है ना। उसको लत्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें ला हो जाता है। अब ध्यान रखें, अभी तक जितने उदाहरण पढ़ते आए हैं हम, उनमें हमने बाद में कहीं पर भी ला वर्ण को नहीं देखा। आपने किसी भी वर्ग का पहला लेटर देखा, दूसरा लेटर देखा, तीसरा लेटर देखा, है ना, आपने जो है हा देखा, हा जब होगा तो हा जो है धा में बदल जाएगा, है ना, तो ये चीजें आपने देखी, लेकिन ला कहीं नहीं देखा। अब ये ला, ये जो लत्व संधि ये विशेष ला को लेकर ही है ना। ये जब कहीं भी किसी वर्ण के बाद अगर ला होगा तब वहां क्या करना, तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास उदाहरण है, तत् प्लस ली, अरे क्या कर रहा हूँ, अरे भाई, हाँ, तत् प्लस लीनः, तत् प्लस लीनः, ध्यान से समझे, वही सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा करके, हाँ, यहाँ पर वही है, पहला पद व्यंजन है, बाद में व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर एक जो व्यंजन है बड़ा विशिष्ट है, ये है ला। देखो अभी तक जितनी भी संधि है वहां पर हम य रा ला वा इनको छोड़ते आए हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो उपयोग है वो बड़ा अलग से होता है, ठीक है, तो इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। अगर किसी वर्ण के बाद यानी किसी भी वर्गीय व्यंजन के बाद अगर से तो ला आ जाता है, क्या आ जाता है, ला, तब क्या होगा। अब देखो, अगर जो हमने संधियां पढ़ी हैं उनके नियम के अनुसार तो क्या होना चाहिए, जो ता है वो जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा लेटर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, उसी वर्ग का तीसरा लेटर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ता की जगह पे हमको क्या कर देना चाहिए, नियम अनुसार दा कर देना चाहिए, लेकिन इस संधि में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नियम है कि जब भी किसी वर्ण के बाद यदि ल वर्ण आता है तो वो जो भी वर्ण होगा उस वर्ण के स्थान पर, जो भी वर्ण है उस वर्ण के स्थान पर हम बाद वाला जो वर्ण है, बाद वाला वर्ण क्या है, देखिए ला, उसी को कर देंगे, तो ये जो ता है उसके स्थान पर अब क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, और इन सबको हम मिला देंगे, क्या हो जाएगा, ता का ता, ठीक है, और चूंकि ता के स्थान पर हो गया है ला, तो ला, और लीना कहा, लीना, तो हमारा शब्द बन गया तल्लीना। क्या बन गया है, तल्लीना, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं उदाहरण भैया। गुरुजी फिर तल्लीना शब्द हाँ, का मतलब क्या है वो बता दीजिए थोड़ा। हाँ, देखिए अब चलिए, हाँ, यहाँ पर आप देखें जो तत् है, तत् का मतलब क्या होता है, वह है ना, ये नपुंसकलिंगवाची है, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ शब्द, ठीक है। तो ये यही तो फायदा है, जब आप शब्द रूपों को पढ़ते हैं तब आपको पता होता है। तत् का मतलब होता है वह है, और लीनहा का मतलब होता है ली, रत उसमें लगा हुआ। अब यहाँ पर चूंकि तत् जो है वो नपुंसक लिंगवाची है, ध्यान रखें, यहाँ पुल्लिंगवाची शब्द का उपयोग नहीं हो रहा है। अगर से पुल्लिंगवाची होता तो वो क्या होता, सह होता, है ना, सह शब्द होता, या स्त्रीलिंगवाची होता तो सा शब्द होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे नपुंसक लिंगवाची है तो हम इसको कोई इसको बुनी मान सकते, जीव मात्र नहीं मान सकते। तत्तल्लीना मतलब उसमें लगा हुआ, अब वो जिसकी भी बात कर रहा है, चाहे वो कोई वस्तु हो सकती है, चाहे वो कोई ईश्वर हो सकता है, चाहे वो जैसे हम किसमें लगे हैं, अभी हम जो है संस्कृत कक्षा में तल्लीन हैं, हम संस्कृत कक्षा में लगे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा, लीन यानी उसमें लगा हुआ जो है। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, ये भी आप समझिएगा, ये भी बड़ा वही है, तल तत् का नहीं देता हूं मैं, कुछ और देता हूँ, चलो मैं उत का दे देता हूँ, उत प्लस लेखा, उत प्लस लेखा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बाद में ला आ गया, ला आ गया तो मतलब ये पहला बार, देखो अभी आप ऐसे समझे इनको कि देखो जो वर्गीय व्यंजन है ना, जो का खा गा घा गा ये सब सारे जी आपस में ही भिड़ते रहते हैं, तीसरा चौथा लेटर पांचवा लेटर ये होता रहता है। वो जो नीचे वाले व्यंजन है वो थोड़े स्पेशल होते हैं, तो जो सा 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 है वो भी ऊपर चले जाते हैं, है ना, क्योंकि उनका उच्चारण साम्यता है। अब जो हा भाई साहब थे वो तो अपने आप को ही डिमोलिश कर दिए कि भाई हम ही बदल जाते हैं, तुम मत बदलो, ठीक है, तो ये जो धा में बदल गए। अब ये ला भाई साहब जो हैं ये समझ लो कि बाहुबली है, ये कहते हैं कि बेटा हम नहीं बदलने वाले, तुम ही बदलो अपने आप को, और हमारे अंडर में रह के काम करो। तो ये जो जितने जो भी वर्ण होगा, चाहे यहाँ पे ता हो, चाहे ना हो, चाहे ला हो, चाहे कुछ भी हो, दुनिया का कोई सा भी वर्ण हो, है ना,
तो वो उसी में बदल जाएगा, यानी ला में ही बदल जाएगा। ठीक है? इस बात ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कहानी बना के कि भाई ये ला जो है वो बाहुबली भैया है। तो अब ता को भी इन्होंने क्या बना दिया, ला बना दिया। बस हमारा शब्द बन गया ऊ का ऊ, ला ले खा, उल्लेखा, उत प्लस लेखा उल्लेखा। ठीक है। उसी तरह से उदाहरण है महान प्लस लावा, महान लाभा। ठीक है। और विद्वान प्लस लिखती, विद्वान लिखती। ये अनुनासिक एक है। अब आपको मैं जब अनुनासिक पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा। ये इसमें कुछ शब्द जो है वो विकल्प से भी बनते हैं, है ना। उन मैं देखिए, अब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप समझें इस बात को कि मैं इसकी जो डीप व्याकरण है उसमें नहीं जा रहा हूं, बस मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं। ठीक है। अब अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो उसको पढ़ लें, समझ लें। चलिए धन्यवाद, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो आगे पूछ सकता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः मित्राणि, पुनः मिलामः।